बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि आप यानी कि फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू जियोग्राफी हमारा टॉपिक जो है वो इंट्रोडक्शन टू जियोग्राफी के बारे में हम यानी कि स्टडी करेंगे। तो जियोग्राफी जो है यानी कि मेन जो है टू वर्ड्स ग्रीक्स वर्ड से यानी कि ड्राइव हुआ है, जो कि जियो पहले यानी कि पहला वर्ड है ग्रीक्स वर्ड जियो। जियो मीन यानी कि अर्थ, यानी कि अर्थ। तो टू वर्ड जो है हमारे यानी कि ग्रीक्स वर्ड है जिनसे यानी कि मिलकर ये जियोग्राफी बना है। तो जियो मीन अर्थ, अर्थ अर्थ प्लेनेट, सिर्फ ओनली अर्थ नहीं, अर्थ प्लेनेट मुकम्मल अर्थ, यानी कि अर्थ प्लेनेट से मुराद के अर्थ प्लेनेट में यानी कि तमाम का तमाम जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें अर्थ जो हमारा एज ए स्यारा, अर्थ हमारा जो एज ए प्लेनेट है उसके हवाले से हम इसकी स्टडी करेंगे कि अर्थ के यानी कि सोलर सिस्टम में जो अर्थ प्लेनेट है उसके हवाले से हम इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है जी। और दूसरा जो है हमारा ग्राफी, ग्राफी मीन है हमारा डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि किसी भी चीज का यानी कि बयानिया इल्म, डिस्क्रिप्शन उसकी। तो इसमें यानी कि डिस्क्रिप्शन में हम यानी कि ऑल फिनोमेना ऑफ डिस्क्रिप्शन कि ऑल तमाम के तमाम अर्थ प्लैनेट्स के ऊपर तमाम के तमाम जो मज़ाहर हैं, तमाम के तमाम जो फिनोमेना हैं उनको हम यानी कि डिस्क्राइब करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि अर्थ प्लैनेट के ऊपर जो हमारे नेचुरल फिनोमेना यानी कि जो नेचर की तरफ से माउंटेन है, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, प्लेन एरियाज है, सारी की सारी चीज यानी कि जो भी चीज है नेचर वाइज जो है क्रिएट हुई है वो यानी कि सारे के सारे नेचुरल फिनोमेना। और उसके बाद इंसान ने यानी कि शहर बनाए हैं, इंसान ने जो है सारी की सारी हाउसिंग पैटर्न बनाई है, इंसान ने सोसाइटीज बनाई है, मुख्तलिफ यानी कि एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज सारी की सारी जो होगी वो मैन मेड फिनोमेना, जो भी चीज़ें इंसान ने यानी कि क्रिएट की है, जो भी चीज़ें इंसान ने बनाई है वो मैन मेड फिनोमेना। नंबर वन यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि हमारा नेचुरल फिनोमेना और नंबर टू हमारा यानी कि मैन मेड फिनोमेना। तो नेचुरल फिनोमेना में हम यानी कि नेचर वाइज जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे कि नेचर की जो क्रिएट की हुई है, माउंटेन है ज़मीन अर्थ प्लैनेट्स के ऊपर, रिवर्स हैं, आपके जो कोस्टल एरियाज हैं, ओशियंस हैं, और जो आपके प्लेन एरियाज हैं, जो भी चीज़ें नेचर की है वो नेचुरल फिनोमेना में। और जो मैन मेड है यानी कि मैन, इंसान एक सोसाइटी बनाता है, इंसान एक जो है हाउस ऑफ पैटर्न बनाता है, शहर बनाता है, अर्बन एरियाज बनाता है, रूरल एरियाज बनाता है, इंसान एक रोड नेटवर्क बनाता है, इंसान एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाता है। जो भी एक्टिविटीज आती है इंसान की, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इंसान की सोशल एक्टिविटीज, सारी की सारी जो है वो मैन मेड फिनोमेना में है। अच्छा जी, उसके बाद जो है इन अर्ली स्टेजेस जो है हम ओल्ड जियोग्राफी होते हैं। ओल्ड जियोग्राफी ओनली द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो ओल्ड जियोग्राफर जो थे हमारे वो यानी कि अगर हम सबसे पहले ग्रीक से भी यानी कि इसको जाएंगे तो उसमें ओल्ड जियोग्राफर जो थे ओनली जो अर्थ के ऊपर जो जियोग्राफी की स्टडी करते थे वो एनवायरनमेंट की कंडीशंस के मतलब कि जो एनवायरनमेंट की कंडीशन है, सूरत हाल है, उसके मतलब स्टडी करते थे। वो इसके अंदर यानी कि जो इंसानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्लूड नहीं करते थे। वो इसके अंदर जो है एनवायरनमेंट के जो अफेक्ट्स हैं नेचुरल थिंग्स के ऊपर, यानी कि जो आपकी एनवायरनमेंट, सिर्फ एनवायरनमेंट की कंडीशन, सूरत हाल की स्टडी करना और एनवायरनमेंट के क्या असरात आते हैं जो उसके ऊपर आपके यानी कि एनवायरनमेंट के नेचुरल थिंग्स, जो नेचुरल चीज़ें हैं उनके ऊपर असरात क्या है वो स्टडी नहीं करते थे। इन एडवांस टाइम, फिर यानी कि एडवांस टाइम में स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन नेचुरल थिंग्स। तो फिर यानी कि इसकी एडवांस टाइम में स्टडी जो है वो इस हवाले से की गई कि तमाम जो एनवायरनमेंट के इफेक्ट्स हैं, एनवायरनमेंट के जो असरात हैं वो यानी कि नेचुरल थिंग्स के ऊपर क्या असरात आते हैं, नेचुरल चीज़ों के ऊपर, एनवायरनमेंट के यानी कि मौसम के, आपके वो कह रहा है कि रिवर्स के ऊपर क्या असरात आते हैं, माउंटेन्स के ऊपर क्या असरात आते हैं, समुद्रों के ऊपर क्या असरात आते हैं,
एक कोस्टल एरियाज के ऊपर क्या असरात आते हैं, एक जो आपका प्लेन एरियाज है, मैदानी इलाका है, उसके ऊपर क्या असरात आते हैं, एनवायरनमेंट के आपकी क्रॉप्स के ऊपर क्या असरात आते हैं, एनवायरनमेंट के इंसानी सोसाइटी के ऊपर क्या असरात आते हैं, एनवायरनमेंट के जो है आपकी अर्बन एरियाज के ऊपर क्या असरात आते हैं, एनवायरनमेंट के जो है रूरल एरियाज के ऊपर क्या असरात आते हैं, एनवायरनमेंट जो है ग्रीन एरियाज जो है, ग्रीन स्पेसिस जो है, क्रॉप्स हैं जहाँ, वहाँ क्या असरात आते हैं। फिर एनवायरनमेंट के जो आपके ये जो फ्री लैंड है जिसके ऊपर कोई क्रॉप्स नहीं है, डेजर्ट है या अदर लैंड्स है, यानी कि प्लेन एरियाज, यानी कि स्पेसेस जगह, ओपन स्पेसेस जगह है, उसके ऊपर एनवायरनमेंट के क्या असरात हैं। तो सारी की सारी नेचुरल थिंग्स के ऊपर जो भी यानी कि जो अफेक्ट्स हैं, यानी कि तो वो ये कह रहा है कि इनके एनवायरनमेंट के हवाले से स्टडी करनी, इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन नेचुरल थिंग्स, ठीक है जी। एडवांस टाइम में इनके ये चीज देखी। अब मॉडर्न जियोग्राफर जो है स्टडी द जियोग्राफिकल इफेक्ट्स ऑन साइंटिफिक बेसिस। तो अब मॉडर्न जियोग्राफर जो है वो इसकी यानी कि साइंटिफिक बेसिस के ऊपर स्टडी करने लग गया है। तो इसमें यानी कि अब उन्होंने पहले जो एडवांस टाइम में जो स्टडी की गई उसमें सिर्फ जो नेचुरल थिंग्स थी वो देखी गई। अब जो है इसमें यानी कि मॉडर्न जियोग्राफर जो है इसको आगे मजीद जो इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे, तो इसको वो नेचुरल थिंग्स के ऊपर भी इसके इफेक्ट जो है वो भी स्टडी करेंगे, और जो है इसके यानी कि मैन मेड जो फिनोमेना हैं उनके ऊपर जो इफेक्ट्स आते हैं एनवायरनमेंट के वो भी स्टडी करेंगे। तो दोनों हवाले से यानी कि जो मॉडर्न जियोग्राफर जो है वो स्टडी करेंगे। तो मॉडर्न जियोग्राफर जो है वो यानी कि एज ए एसेंशियल पार्ट जो है आपका, यानी कि यहाँ हमारी जो ज़मीन के ऊपर तमाम के तमाम यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं और जो आपकी नेचुरल थिंग्स हैं उनके ऊपर जो भी इन्वायरमेंटल असरात होंगे, इन्वायरमेंटल इफेक्ट होंगे, तमाम की स्टडी जो है वो मॉडर्न जो जियोग्राफर वो उस हवाले से स्टडी करेंगे। स्टडी कर रहे थे कि नेचुरल फिनोमेनास, और जो यानी कि हमें और जियोग्राफर थे वो सिर्फ ओनली यानी कि हमें जो स्टडी मिली है उनकी एनवायरनमेंट की कंडीशन के मतलब एडवांस टाइम में, यानी कि उन्होंने हमें एनवायरनमेंट की जो कंडीशंस है वो नेचुरल थिंग्स के ऊपर अफेक्ट करती थी, और जो मॉडर्न जियोग्राफर है उन्होंने यानी कि एज ए स्टडी की है जो आप यानी कि जो नेचुरल साइंस के हवाले से भी यानी कि नेचुरल थिंग्स के ऊपर भी जो इफेक्ट्स हैं एनवायरनमेंट के, और जो इनके जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर भी जो इफेक्ट्स हैं जो मॉडर्न जो जियोग्राफर है उन्होंने जो स्टडी किए। तो उसके हवाले से जब हम यानी कि मॉडर्न जियोग्राफर के हवाले से बेसिकली यानी कि इसमें जियोग्राफी की स्टडी में जाएंगे बेटा, उसमें हम लोग जो है यानी कि इसमें फिर जो है स्कोप ऑफ जियोग्राफी इसका यानी कि, तो अब मॉडर्न जियोग्राफी के लिहाज से तो नेचुरल साइंस इसमें एक चीज आ जाएगी, और नंबर 2 आ जाएगी आपकी जो है सोशल साइंस, ठीक है जी। तो नेचुरल साइंस में यानी कि हम जो पहले सबसे नेचुरल फिनोमेना जैसी पीछे हमारी डिस्कशन हुई है कि नेचुरल फिनोमेना जो अर्थ प्लैनेट के ऊपर नेचुरल फिनोमेना हैं वो डिस्क्राइब होंगे। इसमें नेचुरल फिनोमेना में यानी कि ओरिजिन ऑफ द अर्थ के यानी कि अर्थ जो है वो कैसे बनी शुरू में, तो अर्थ जो है इसकी इब्तिदा कैसे हुई शुरू में, यानी कि आज से बकौल यानी कि साइंटिस्ट के आज से 4 से 4.5 करोड़ साल पहले ये जो अर्थ थी वो बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा हीट थी यानी कि इसके अर्थ के ऊपर, और उस वक्त कोई भी यानी कि लाइफ नहीं थी ज़मीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर। तो उस वक्त फिर बाई यानी कि पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो यानी कि टाइम के साथ साथ गुजरने के साथ साथ अर्थ जो है वो ठंडी हुई, और उसके बाद जो अर्थ के साथ साथ यानी कि पैसेज ऑफ टाइम फिर अर्थ के ऊपर यानी कि जो एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट हुआ। फिर उसके बाद यानी कि ओरिजिन ऑफ अर्थ में यानी कि साइंटिस्ट के बकौल यानी कि एटमॉस्फेयर के बाद यानी कि अर्थ के ऊपर जो है बारिशें होने लगी, फिर जो है अर्थ के ऊपर जो है आपके ओशंस जो हैं वो समुद्र जो हैं वो बने, फिर अर्थ के ऊपर जो है बर्फबारी से यानी कि पोल्स के इलाके जो है वहाँ यानी कि आइसलैंड जो है वो बने,
तो ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में ये पूरी की पूरी स्टडी जो है ओरिजिन ऑफ अर्थ से लेकर और अब तक जो कंटिन्यूअसली स्टडी यानी कि अर्थ के ऊपर जो भी चेंजेस आ रही है, जो भी चीजें वो सारी सारी ओरिजिन ऑफ अर्थ में शुरू से लेकर अब तक जो काम हो चुके हैं वो ओरिजिन ऑफ अर्थ में यानी कि हम पढ़ेंगे। शेप ऑफ अर्थ जो है नंबर 2, तो शेप ऑफ अर्थ में कि अर्थ हमारी जो है यानी कि अर्थ प्लैनेट है, इसकी शेप कैसी है। तो अदर प्लैनेट्स जो हैं उनके हवाले से भी यानी कि सोलर सिस्टम में तो जो शेप ऑफ अर्थ है इसके बारे में हमारी स्टडी की जाएगी इसमें जो नेचुरल साइंसेस है इसमें। तो शेप ऑफ अर्थ में यानी कि हम जो है जमीन की जो है शेप, इसकी शक्ल कैसी है, जो जमीन जो है मुकम्मल जो है वो गोल है या जमीन जो है इलिप्टिकल है। तो जमीन के मतलब जो है जो अरिस्टोटल ने भी और जो पहले साइंटिस्ट है उन्होंने भी और अब जो है जदीद यानी कि नासा वाले जो है या दूसरे जो अदर जो है यानी कि दुनिया में जमीन की यानी कि शेप के ऊपर काम हो रहा है, तो उसके हवाले से उन्होंने भी यानी कि जो सैटेलाइट से भी जो सारी की सारी चीजें यानी कि रिसर्च की, उसके हवाले से जमीन जो है वो मुकम्मल गोल नहीं है बल्कि जो है एलिप्टिकल है यानी कि बेज़ली है इसमें। तो जमीन का यानी कि अगर हम जमीन के इक्वेटर लाइन के ऊपर जमीन का जो यानी कि सेंटर है वहां से जमीन का जो रेडियस है वो यानी कि अगर देखेंगे और जो उसके हवाले से यानी कि जमीन के पोल्स जो है उनके हवाले से जमीन का रेडियस देखेंगे तो वो भी हमें यानी कि ये बताते हैं एज ए जियोफिजिक्स के जमीन जो है वो एलिप्टिकल है, मुकम्मल जो है गोल नहीं है। तो जमीन यानी कि शेप ऑफ अर्थ में यानी कि जमीन की शेप के मतलब स्टडी करेंगे। उसके बाद साइज ऑफ अर्थ जो है, साइज ऑफ अर्थ में जमीन का साइज यानी कि जमीन का साइज कितना है, अदर प्लैनेट्स जो है उनका साइज क्या है, जमीन का साइज क्या है, ठीक है, जमीन का जो इक्वेटर लाइन के ऊपर साइज क्या है, इसका डायमीटर क्या है, सर्कमफ्रेंसेस क्या है, पोल्स का फासला कितना है, ठीक है, एक पोल से दूसरा फासला डिस्टेंस जो है वो कितना है, सारी चीजें यानी कि साइज ऑफ अर्थ में यानी कि साइज ऑफ अर्थ में हमारी डिस्कशन होगी। तो साइज ऑफ अर्थ यानी कि जमीन जो है वो एज ए सोलर सिस्टम में अदर प्लैनेट्स जो है या सन जो है उसके मुकाबले में जमीन कितनी छोटी है, जो सोलर सिस्टम में सूरज है वो कितना बड़ा है, सारी चीजें साइज ऑफ अर्थ में यानी कि हमारी जो है वो डिस्कस होगी। रोटेशन के बारे में आगे नंबर 3, तो रोटेशन जो है हमारी रोटेशन में हम जमीन की जो 24 आवर्स में जो जमीन जो है वो रोटेट करती है, यानी कि जमीन अपने पोल्स के ऊपर, जमीन अपने एक्सेस के ऊपर यानी कि दोनों पोल्स के हवाले से यानी कि अपने एक्सेस के ऊपर यानी कि रोटेट कर रही है। तो 24 आवर्स में यानी कि एक रोटेशन जो है जमीन मुकम्मल करती है। तो रोटेशन से हमें जमीन के ऊपर डे एंड नाइट, दिन और रात मिलते हैं। रोटेशन से हमें जमीन के ऊपर यानी कि जो आपकी सुबह है यानी कि मॉर्निंग टाइम मिलता है। रोटेशन से हमें जमीन के ऊपर जो है दोपहर है जो यानी कि आफ्टरनून मिलती है। रोटेशन से हमें यानी कि जो जमीन के ऊपर जो आपकी इवनिंग है शाम टाइम वो मिलता है। और रोटेशन से हमें जो है जमीन के ऊपर यानी कि डायरेक्शन, जब सुबह यानी कि सूरज जो है वो मॉर्निंग टाइम जो है वो यानी कि आपका ईस्ट से यानी कि मशरक से यानी कि सन जो है वो तुलू होगा और जो आपका वेस्ट में यानी कि सन जो है वो गुरूब होगा। तो उसके हवाले से यानी कि मशरक और मगरब के हवाले से हमें डायरेक्शन मिलेगी। तो रोटेशन से हमें दिन रात, सुबह दोपहर शाम और यानी कि डायरेक्शन जो है, सिमतें जो है यानी कि मशरक मगरब शुमाल जनूब, सारी चीजें हमें रोटेशन से जमीन के मिलती है। उसके बाद होगी हमारी रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन पे नंबर 5 के ऊपर जो नेचुरल साइंस की जो फिनोमेना है, रेवोल्यूशन में भी यानी कि जमीन को एज ए रेवोल्यूट करती है। जमीन जो है सोलर सिस्टम में अपने यानी कि ऑर्बिट में जो है जमीन जो जैसे अपने एक्सेस के ऊपर यानी कि रोटेशन कर रही है, ऐसे ही जमीन जो है अपनी जो है ऑर्बिट में, अपने मदार में जमीन जो है वो रेवोल्यूट कर रही है, यानी कि पूरा एक मदार और यानी कि जिसमें ऑर्बिट में जमीन जो है वो 365 सही 1/4 दिनों में यानी कि 365 दिन पूरे और यानी कि 6 घंटे ऊपर, जिसमें जमीन जो है पूरा यानी कि एक रेवोल्यूशन का चक्कर मुकम्मल करती है। और इसी यानी कि एक साल का अदर जो सोलर सिस्टम में अदर प्लैनेट्स हैं उनका रेवोल्यूशन का ड्यूरेशन मुख्तलिफ है, लेकिन जमीन जो है वो 365 दिनों में अपनी रेवोल्यूशन मुकम्मल करती है। तो रेवोल्यूशन से जो है जमीन जो है हमें क्या देगी कि रेवोल्यूशन से हमें जमीन में यानी कि ऑर्बिट में चलते हुए जमीन के ऊपर जो है मुख्तलिफ, अब जमीन जो है
अपनी जो एक्सिस हैं उनके ऊपर जमीन जो है वो बिल्कुल 90 के एंगल के ऊपर नहीं है, जमीन जो है वो थोड़ी सी यानी कि जो है टिल्ट है, यानी कि 90 के एंगल के ऊपर होने के बजाय यानी कि अपने एक्सिस के ऊपर जमीन जो है वो अपने यानी कि ऑर्बिट में 66.1/2 डिग्री यानी कि 66 डिग्री का वो यानी कि झुकाव रखती है अपने एक्सिस के ऊपर, अपने यानी कि तो उसके हवाले से अपने एक्सिस के ऊपर यानी कि जमीन का अपने ऑर्बिट में जो 66.1/2 डिग्री के ऊपर झुकाव रखने की वजह से जमीन की रेवोल्यूशन के दरमियान यानी कि जब साल में पूरा रेवोल्यूट करती है तो सूरज से आने वाली जो सनलाइट है यानी कि सूरज से आने वाली जो रेज है, सूरज से आने वाली जो रोशनी है वो हर दिन यानी कि जमीन के ऊपर यानी कि उसका एंगल चेंज होगा। किस वजह से चेंज हो जाएगा कि जमीन की रेवोल्यूशन के दरमियान जमीन जो है वो अपने एक्सिस के ऊपर 66.1/2 डिग्री के ऊपर टिल्ट है, झुकाव रखती है अपने एक्सिस के ऊपर, सीधी नहीं है बिल्कुल 90 के ऊपर यानी कि सीधी नहीं है, अपने एक्सिस के हवाले से थोड़ी सी टिल्ट है उसके हवाले से। तो इस वजह से यानी कि जमीन जो रेवोल्यूशन के दरमियान 365 दिनों में यानी कि ऑर्बिट में जब रेवोल्यूट करेगी तो उससे फिर जमीन जो है वो उसके ऊपर यानी कि जो हर 365 दिनों में हर एक दिन के बाद हर अगले दिन में यानी कि हर अगले दिन में 365 दिन मुकम्मल दिन जो है उसमें यानी कि जमीन के ऊपर जो सूर्य की तरफ से आने वाली रोशनी है, जमीन के ऊपर जो सूर्य की तरफ से आने वाली जो सनलाइट है उनका एंगल जो है चेंज होगा कि जमीन जो है 66 के ऊपर टिल्ट है, 90 के ऊपर अपने एक्सिस के ऊपर नहीं जो है रेवोल्यूट कर रही, अपने ऑर्बिट में 66.2 डिग्री के ऊपर एक्सिस के ऊपर टिल्ट होने की वजह से यानी कि झुकी हुई होने की वजह से रेवोल्यूट करती है, घूमती है, जिसकी वजह से जो जाविया है सूर्य से आने वाली शॉ का वो हर दिन चेंज होता है। और उस जाविये के चेंज होने की वजह से हमें क्या मिलते हैं, 4 सीजन मिलते हैं, हमें जोन्स मिलते हैं। 4 सीजन क्या है, पहले हमें जोन्स मिलेंगे कि जो जाविया चेंज होगा तो जमीन का जो बिल्कुल दरमियान वाला इलाका है, जमीन का जो सेंटर है, इक्वेटर लाइन जिसको बोला जाता है, उसके ऊपर यानी कि उससे लेकर यानी कि और 23.5 डिग्री तक दोनों तक यानी कि तो वहां तक हमारे यहाँ जिसको हम यानी कि ट्रॉपिक का इलाका कहा जाता है, तो वहां यानी कि हमारे जो दिन और यानी कि रात में और सूर्य से आने वाली जो शुआएं हैं उनका कोई असर नहीं पड़ेगा जोन्स में। और दूसरा जोन जो हमारा होगा टेम्परेट जोन जो होगा वो 23.5 से लेकर हमारा 66.5 तक 66.1/2 डिग्री जमीन के ऊपर जो जमीन की डिग्रियां है तो उसके हवाले से 90 तक पोल, दोनों पोल तक, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, तो उसके हवाले से हमारी जो है जमीन जो है वो 66 तक हमारा दूसरा जोन होगा जिसको हम टेम्परेट जोन बोलेंगे। 66 के बाद हमारा तीसरा जोन होगा जिसमें हम यानी कि 90 तक हमारा जो फ्रिजिड जोन होगा जिसको यानी कि हम जिसमें हमारी जमीन के हवाले से जो सूर्य से आने वाली रोशनी होगी तो वो यानी कि बिल्कुल थोड़ी आएगी, यानी कि सारा साल यानी कि 6 माह के लिए फिर उसमें 75 से 90 तक आएगी और 6 माह के लिए बिल्कुल नहीं आएगी, 6 माह के लिए रात रहेगी, 6 माह के लिए दिन रहेगा। और जो 66 और 23.5 के दरमियान वाला यानी कि हमारा जो टेम्परेट जोन है जिसको उर्दू में हम उसका मोतला भी कहेंगे, तो इसमें टेम्परेट जोन में यानी कि जोन के दौरान इस जोन में हमें जो है वो दिन और रात यानी कि छोटे और बड़े होते हुए मिलेंगे, यानी कि टाइम जो है हमारा वो यानी कि उसमें टाइम में हमारे में जो है वो फ्लक्चुएशन आती हुई नजर आएगी, यानी कि दिन वक्त के वक्त एक जो टेम्परेट जोन में टाइम जो है वो डे टाइम बढ़ेगा और एक वक्त में डे टाइम कम होगा और एक वक्त में जो है वो नाइट टाइम बढ़ेगा और एक दूसरा वक्त में नाइट टाइम जो है वो कम होगा, यानी कि दिन और रात जो है हमारे बड़े और छोटे होंगे। तो यानी कि ये रेवोल्यूशन की वजह से हमारे यहाँ ये जोन जो हमारा टेम्परेट जोन है इसमें। तो दूसरा जो है इसमें यानी कि रेवोल्यूशन में टेम्परेट जोन में हमें यानी कि दिन और रात छोटे होते हुए और बड़े होते हुए, जैसे आजकल सर्दियों में जो है रात जो है वो बड़ी है और जो दिन है वो छोटा है, डे जो है वो छोटा है, और फिर गर्मियों में जो डे होगा वो लेंथी होगा और जो नाइट होगी वो यानी कि वो शुमार छोटी होगी उसके वजह से। तो फिर रेवोल्यूशन से दूसरी चीज हमें मिलेगी इसमें कि हमारे 4 सीजन मिलेंगे जमीन के ऊपर, क्या चीजें मिलेगी हमारे 4 सीजन मिलेंगे कि 4 मौसम टेम्परेट जोन में। और ये भी जो हमारे जोन पहले हमने बनाया है जोन भी यानी कि जो ट्रॉपिक जोन है उसमें भी हमें
सीजन नहीं मिलेंगे, और जो हमारा फ्रिजिड जोन है 66 से ऊपर 90 तक, उसमें भी जोन नहीं मिलेंगे। जो 23.5 से 66 तक का हमारा टेम्परेट जोन है, इसमें हमें यानी कि रेवोल्यूशन की वजह से 4 सीजन मौसम मिलेंगे, यानी कि स्प्रिंग मिलेगा, ऑटम मिलेगा, और जो आपका विंटर मिलेगा और समर मिलेगा। ये 4 सीजन भी हमें रेवोल्यूशन की वजह से मिलेंगे। आगे वो कह रहा है कि यानी कि इसके बारे में, नेचुरल साइंस के बारे में, कंपोजिशन और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में यानी कि हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि जमीन का स्ट्रक्चर कैसा है, जमीन की कंपोजिशन कैसी है। तो जमीन के स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाएगा कि जमीन कौन सी चीजों के हवाले से यानी कि बनी है, किस हवाले से, यानी कि इसके ऊपर कौन सी जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल है, कौन सा मटेरियल है जो है जिससे यानी कि जमीन के स्ट्रक्चर के ऊपर जो है स्ट्रक्चर के हवाले से जमीन के ऊपर पाया जाता है। ऑर्गेनिक मटेरियल और नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल सारे का सारा इसकी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर में स्टडी की जाएगी। उसके बाद जो है यानी कि नेचुरल साइंस के हवाले से ही हम जानेंगे इसमें सॉलिड पोर्शन जो है, सॉलिड पोर्शन ऑफ स्टडी कार्ड लिथोस्फीयर। तो फिर यानी कि हमारा इसमें जो नेचुरल साइंस में इनके स्ट्रक्चर के हवाले से हम देखेंगे, तो इसमें सॉलिड पोर्शन जो है, जब ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल को हम स्टडी करेंगे तो इसमें सॉलिड पोर्शन जो है हमारा नीचे वो देखा जाएगा। तो उसके हवाले से जो ये जो कार्बन के ऊपर जो कंसिस्ट करता है, या अगर तो इसके हवाले से जो सॉलिड पोर्शन है इसमें हमारी स्टडी की जाएगी लिथोस्फीयर की। सॉलिड पोर्शन में सबसे पहले हम जो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ देखेंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जो है इसमें कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जो है इसमें हमारी सारी की सारी जो स्टडी होगी जमीन के जो ऊपर वाला इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसमें यानी कि जमीन के अगर हम देखा जाए तो इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे यहाँ जमीन के ऊपर लिथोस्फीयर में क्रस्ट है ऊपर वाली, ठीक है ना, भूगो है, और यानी कि जमीन के नीचे जो अपर मेंटल है उसके हवाले से हमारी स्टडी की जाएगी। आगे वो कह रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर में यानी कि हमारे यहाँ जो लोअर मेंटल है, ये सारी चीजें जो है इंटरनल स्ट्रक्चर में स्टडी की जाएगी। इनर कोर जो अर्थ है, इनर कोर अर्थ और आउटर कोर अर्थ। इनर कोर अर्थ में क्रस्ट ऊपर वाला हिस्सा, और जो अपर मेंटल है, और जो है आउटर कोर अर्थ जो है इसमें जो है हमारा यानी कि जमीन के ऊपर जो लिथोस्फीयर के ऊपर सारी की सारी स्टडी जो है आपकी यानी कि क्रस्ट के हवाले से, आउटर कोर के हवाले से, उसमें जो है आपकी इसमें अपर मेंटल के हवाले से और लोअर मेंटल के हवाले से, और जो है जमीन के नीचे इनर कोर में नीचे तक जो है सारी स्टडी इनर कोर में और आउटर कोर में। उसके बाद जमीन के ऊपर रॉक्स जो हैं, तो रॉक्स के बारे में स्टडी की जाएगी। कौन सी रॉक्स है जो जमीन की इनिशियल स्टेजेस के ऊपर जो है, जो आपकी यानी कि इसमें इग्नियस रॉक्स थी जमीन के ऊपर। उसके बाद जो है जमीन के ऊपर सेडिमेंट्री रॉक्स आई है, और उसके बाद जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स है। तो वो सारी की सारी रॉक्स के बारे में स्टडी की जाएगी सॉलिड पोर्शन में। ये भी हमारी नेचुरल साइंस की हवाले से, कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर के हवाले से जो सॉलिड पोर्शन है उसमें आएगा। उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उसके हवाले से भी यानी कि जो उसकी जो है थ्योरी है, ड्रिफ्ट थ्योरी है, वो भी स्टडी की जाएगी। और फिर जो यानी कि एज ए यानी कि जमीन की लिथोस्फीयर के हवाले से जमीन जो है पूरी की पूरी जमीन जो है वो मेजर जो है 7 प्लेट्स जो है उनके ऊपर यानी कि कंसिस्ट है, उनके ऊपर मुश्तमिल है। तो उसके हवाले से प्लेट टेक्टोनिक्स जो है इसकी स्टडी की जाएगी, और प्लेट टेक्टोनिक्स की मूवमेंट और उनकी मूवमेंट से जो इफेक्ट्स अर्थक्वेक्स वगैरह आएंगे वो आगे आ जाएगा, तो वो इनकी स्टडी की जाएगी। फिर उसके बाद जो है हमारी माउंटेन्स जो है जमीन के ऊपर सॉलिड पोर्शन के ऊपर माउंटेन्स जो है हमारे कौन से माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन्स है, हमारे जो पहाड़ है जो हमारे जो है वो वॉल्केनिक माउंटेन है, ठीक है। वो सारे के सारे यानी कि किस टाइप के माउंटेन्स हैं, उनके ऊपर यानी कि क्या उनके माउंटेन्स के असरात हैं, क्या कौन सी रीजन्स में है माउंटेन्स जो है, वो सारी की सारी माउंटेन्स की स्टडी सॉलिड पोर्शन में की जाएगी। अर्थक्वेक्स की जैसा कि प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में हमारी स्टडी हुई है, तो अर्थक्वेक जो है प्लेट टेक्टोनिक्स की मूवमेंट से अगर प्लेट्स जो है मेजर प्लेट्स जो है वो एक दूसरे की तरफ चलती हैं या एक दूसरे से परे हटती हैं, जैसे ये इनके ऑस्ट्रेलियन और इंडियन प्लेट
और एक तरफ से यूरेशियन प्लेट जो है वो उनके ऊपर वाला जो इलाका है हमारा हिमालयन माउंटेन का इलाका है। तो अर्थक्वेक्स का मेन यानी कि जो लाइन वाला इलाका जहाँ यानी कि अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स के जो मूवमेंट के वजह से जमीन के ऊपर जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो भी हमारा नेचुरल साइंस में यानी कि स्टडी की जाएगी। इसकी वॉल्केनिक eruption और एक्टिविटीज जो है वॉल्केनिक एक्टिविटीज, तो वॉल्केनिक एक्टिविटीज जितनी भी यानी कि आछी सरगर्मियां और आछी जो है यानी कि लावा निकलता है उसके मतलब सारी की स्टडी की जाएगी। ये सॉलिड पोर्शन में, ये भी नेचुरल साइंस में आएगा। उसके बाद हमारी जो है सॉइल फॉर्मेशन होगी। सॉइल फॉर्मेशन में भी यानी कि जमीन की हमारी सारी की सारी तशकील, जमीन जो है हमारी सॉइल जो है उसके यानी कि ऊपर वाला हिस्सा जो है पीडोस्फीयर है, अपर जो 6 इंचेस लेयर है जो क्रॉप्स के लिए यानी कि अहम होती है, उसके बारे में वो स्टडी की जाएगी। फिर उसके बारे में यानी कि जो है सॉइल फॉर्मेशन में यानी कि मेन यहाँ जो है हमारी सॉइल के हवाले से इसकी सॉइल की टेक्सोनॉमी की जाएगी। तो यानी कि इसकी फॉर्मेशन की वजह से कि इसमें सॉइल में हमारी में जो सिल्ट कितनी परसेंटेज में है, इसमें जो है आपकी सैंड कितनी परसेंटेज में है और इसमें क्ले कितनी परसेंटेज में है। तो ये सॉइल फॉर्मेशन के हवाले से ये भी नेचुरल साइंस में आएगा। आगे मैस वेस्टिंग आ जाएगा। तो मैस वेस्टिंग में यानी कि जमीन के ऊपर लैंडस्लाइड्स हैं या अदर यानी कि जो भी जमीन के ऊपर यानी कि जो भी जमीन की हरकत है, जो भी जमीन की मूवमेंट है, जैसे कि माउंटेन एरियाज में लैंडस्लाइड से जमीन जो है ऊपर से लुढ़का जाती है, मूव कर जाती है, वो सारी स्टडी जो है मैस वेस्टिंग में की जाएगी। उसके बाद जो है यानी कि हमारी जो है एरोजन एंड जो है डेपोजिशन। तो एरोजन प्रोसेस और डेपोजिशन प्रोसेस आइसोस्टेसिस, तो ये हमारी यानी कि नेचुरल साइंस में सारी की सारी एरोजन प्रोसेस यानी कि जमीन जो है ग्लेशियर से, दरियाओं से, अदर जो भी फिनोमेना हैं डेजर्ट के एरियाज में जमीन हवा से जो चीज़ों को यानी कि काटती है, एरोड करती है वो, और जो डिपॉजिट करती है, जमा करती है मटेरियल जाके समुद्रों में, अदर जगह के ऊपर मैदानी इलाकों में, ठीक है, या पहाड़ी इलाकों में यानी कि जमीन के टॉप से ऊपर चोटियों से नीचे आकर जो वैलियों में जो भी मटेरियल डिपॉजिट करती है वो सारे का सारा उसके हवाले से आइसोस्टेसी में नेचर ने एक बैलेंस रखा हुआ है कि जितना मटेरियल डिपॉजिट होता है उतना ही कटता रहता है, जितना मटेरियल डिपॉजिट होता रहता है उतना ही नीचे जो है अपर मेंटल में चला जाता है और फिर लोअर मेंटल से उतना ही मटेरियल उतना अपलिफ्ट हो जाता है। तो ये सारी स्टडी जो है हमारी इरोजन और डेपोजिशन के हवाले से होगी। नंबर 3 हमारी जो होगी यानी कि स्टडी आउटर पोर्शन ऑफ सॉलिड पार्ट, तो नोन एटमॉस्फेयर कहलाएगा हमारा, यानी कि अब जो है वो एटमॉस्फेयर के हवाले से हमारी स्टडी होगी। तो एटमॉस्फेयर में यानी कि हम स्टडी करेंगे इसमें कि अब यानी कि जो हमारा सॉलिड पोर्शन था इसके ऊपर आउटर पोर्शन जो है इसके ऊपर यानी कि हमारा आउटर पोर्शन जो होगा यानी कि एटमॉस्फेयर कहलाएगा। सॉलिड पोर्शन हमारा यानी कि लिथोस्फीयर होगी, सॉलिड पोर्शन लिथोस्फीयर के ऊपर वाला यानी कि हमारा आउटर पोर्शन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की स्टडी अब भी हमारी जो नेचुरल साइंस में होगी। तो यानी कि इसमें यानी कि नेचुरल साइंस में आउटर पोर्शन जो है हमारे लिथोस्फीयर के ऊपर एटमॉस्फेयर में नंबर 1 के ऊपर हमारी यानी कि डेली और सीजनल चेंजेस जो हमारी यानी कि जो रोजाना की यानी कि एटमॉस्फेयर के हवाले से जो मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर और हमारा जो डेली का यानी कि जो ह्यूमिडिटी और दूसरी चीजें होंगी वो सारी की सारी, और सीजनल यानी कि आफ्टर देन 6 माह के बाद यानी कि 3 माह के बाद जो है सीजन के बाद जो है चीजें आएंगी वो सारी की सारी यानी कि एटमॉस्फेयर में स्टडी होगी। क्लाइमेट के हवाले से क्लाइमेट भी ये चीज है कि हमारी जो सीजनल यानी कि चेंजिंग है आफ्टर देन 3 माह, आफ्टर देन 6 माह, आफ्टर देन यानी कि 1 साल की लंबा अरसा के लिए यानी कि जो होगी आपकी मौसम की सूरत हाल, आबोहवा जो होगी वो क्लाइमेट होगी, वो स्टडी होगी। और फिर उसके बाद वेदर और यानी कि वेदर या इसमें यानी कि मौसम नदवी या इसको यानी कि मेट्रोलॉजी के हवाले से, मौसम के हवाले से देखें तो 1 वीक की कंडीशंस जो होगी कि 1 वीक में जो सर्दी पड़ी, 1 वीक में जो टेम्परेचर बढ़ा, 1 वीक में जो गर्मी पड़ी, ठीक है, 1 वीक में जो भी सूरत हाल मौसम की आई वो सारी वेदर में जो हमारी मेट्रोलॉजी के हवाले से वो स्टडी होगी। 1 वीक स्टडी जो होगी यानी कि टेम्परेचर के हवाले से या प्रेशर के हवाले से, जो गर्मी और सर्दी के हवाले से वो सारी हमारी वेदर की कंडीशंस होगी। उसके बाद यानी नेचुरल साइंस में हम टेम्परेचर भी यानी कि इसमें देखेंगे 1 वीक में टेम्परेचर भी देखेंगे कितना, 1 वीक में भी देखेंगे, क्लाइमेट में भी देखेंगे, पूरे साल में भी। वेट सिस्टम जो है, वेट सिस्टम जो है हमारा ये भी इसमें यानी कि नेचुरल साइंस में आ जाएगा।
इवेंट सिस्टम में हम जो है पूरे के पूरे हवाले से कि एक जो है परमानेंट विंड्स है, जो ईस्टर्न विंड्स, वेस्टर्न विंड्स और पोलर विंड्स है पूरी जमीन के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद विंड सिस्टम में हमारे जो जेट स्ट्रीम्स है, पोल्स का जो टेम्परेचर है और जो इक्वेटर लाइंस का टेम्परेचर है उसको यानी कि दोनों को मेंटेन रखते हैं जेट स्ट्रीम्स, वो यानी कि कैसे चलते हैं। और उसके बाद लोकल विंड्स होंगे, यानी कि हमारे यहाँ जो लोकल विंड्स चलती हैं वो उनका सिस्टम क्या है, वो सारे का सारा नेचुरल साइंस में यानी कि इसमें आएगा। उसके बाद हमारा एयर प्रेशर है, तो एयर प्रेशर में हम यानी कि हवा के अंदर जो है सी लेवल के ऊपर जो एयर प्रेशर होता है हमारा वो यानी कि कंसीडर करेंगे। उसके बाद एयर प्रेशर जैसे जैसे हम सी लेवल से सतह समुद्र से बढ़ते जाएं तो जैसे जैसे सी लेवल अप होता जाएगा एयर प्रेशर हमारा एटमॉस्फेयर में कम होता जाएगा। एयर प्रेशर के बारे में पूरी स्टडी की जाएगी। साइक्लोन्स होंगे तो हवा का लो प्रेशर और हवा की यानी कि हाई प्रेशर से जो बड़े पैमाने के ऊपर यानी कि जो साइक्लोन्स बनेंगे और उनकी मौसम के ऊपर, जो मेट्रोलॉजी के ऊपर, वेदर के ऊपर क्या यानी कि उनके इफेक्ट होंगे, और सारी हमारी स्टडी जो है साइक्लोन के ऊपर होगी, इसमें नेचुरल साइंस में होगा। उसके बाद हमारी ह्यूमिडिटी भी यानी कि नेचुरल साइंस में एज एटमॉस्फेयर में हम ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर एटमॉस्फेयर के अंदर यानी कि नमी की मकदार कितनी है उसकी स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है मॉइस्चर की नमी की मकदार कितनी है वो करेंगे। जो उसके बाद प्रेसिपिटेशन मीन के जिसमें ड्यू पॉइंट यानी कि जिसमें सुबह के टाइम जो है शबनम का यानी कि जो ड्यू पॉइंट जो वो कितनी मकदार में है जमीन के ऊपर आई है, जमीन के ऊपर मॉइस्चर कितनी मकदार में है, एयर में जमीन के ऊपर ह्यूमिडिटी कितनी है, एयर में जमीन के सॉइल के ऊपर यानी कि ड्यू कितनी है, फिर जमीन के ऊपर रेनफॉल जो है वो यानी कि जो है मंथली कितनी होती है, वो सीजनली कितनी होती है, वो यानी एनुअली कितनी होती है। रेनफॉल के बारे में, रेनफॉल की कौन सी टाइप्स है वो सारी स्टडी की जाएगी। फिर उसके बाद जो है इसमें यानी कि क्लाउड्स जो है, क्लाउड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, क्लाउड्स जो है वो यानी कि लोअर क्लाउड्स कौन से हैं, अपर क्लाउड्स कौन से हैं, अपर क्लाउड्स जो है और जो मिडिल वाले क्लाउड्स हैं वो कौन से हैं, सारी की सारी यानी कि क्लाउड्स की टाइप्स जो है वो यानी कि स्टडी की जाएगी। कौन से यानी कि ज्यादा बारिश वाले हैं, कौन से कम बारिश वाले हैं, तो ये यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में स्टडी की जाएगी। उसके बाद फॉग की कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर के अंदर की, फॉग की कंडीशन कैसे पैदा होती है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉस्ट है, वो सारी की सारी स्टडी के एटमॉस्फेयर के अंदर हमारी जो नेचुरल साइंसेज में जो कंसीडर की जाएगी। तो यानी कि मेन चीज कि हम जो है अगर स्कोप ऑफ यानी कि जियोग्राफी के हवाले से देखेंगे तो नेचुरल साइंस में हमारी तमाम ये चीजें जो यानी कि आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर नजर आ रही हैं, ये सारी की सारी चीजें नेचुरल साइंस में डिस्क्रिप्शन की जाएंगी, नेचुरल साइंस में डिस्क्राइब की जाएंगी। और अब जो है आगे जो है वो यानी कि नेचुरल साइंस का थोड़ा सा हिस्सा रहता है आपका, यानी कि इसमें हमने पहले जो है नेचुरल साइंस में आपका लिथोस्फीयर डिस्क्राइब किया है, अब थोड़ा सा हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर करेंगे। एटमॉस्फेयर हो गया इसमें डिस्क्राइब, तो हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर के बाद सोशल साइंस जो है वो डिस्क्राइब करेंगे।